जय हिंद प्यारे साथियों। एनसीईआरटी की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं अपने इतिहास के अध्याय 20 के बारे में। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, उत्तर भारत जो था उसमें साम्राज्य के लिए जो संघर्ष चला उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और इसमें आज हम पढ़ेंगे मुगल और अफगान के बारे में। ठीक है, मुगल और अफगान को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है हमारा मुगल साम्राज्य वाला, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जिसमें हम बात करेंगे 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक की, 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक की। ठीक है, ये हमारा अध्याय 20 रहने वाला है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए जो संघर्ष चला मुगल और अफगानों के मध्य किस तरीके से चला। जैसा कि आप सब लोग जानते हो अच्छी तरीके से, जब 15वीं शताब्दी का समय था, जो 15वीं शताब्दी का समय था, और इस 15वीं शताब्दी के समय में जो मध्य का समय था, तो क्या हुआ, जो मध्य और जो पश्चिम एशिया है इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। किसमें? मध्य और पश्चिम एशिया में। ध्यान रखिएगा, जो हमारा मध्य और पश्चिम एशिया है इसमें क्या हुआ, 15वीं शताब्दी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। और जब 14वीं शताब्दी का समय था, जब 14वीं शताब्दी का समय था, तो इस 14वीं शताब्दी के समय में देखोगे जो मंगोल साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य? मंगोल साम्राज्य। तो जो मंगोल साम्राज्य था उसका जो विघटन था, जो पतन था, जब पतन हो गया तो तैमूर ने क्या किया, ईरान और तुरान को फिर से एक शासन के अंतर्गत संगठित कर लिया, है ना, उसको मिला लिया। किसने? तैमूर ने। ध्यान रखिएगा, जो तैमूर था, तैमूर ने क्या किया कि जो हमारा ईरान और तुरान, इन दोनों को क्या किया, फिर से एक शासन के अंतर्गत बांध लिया, संगठित कर लिया। और तैमूर का जो साम्राज्य था, इस तैमूर का जो साम्राज्य था वो वोल्गा नदी का जो निचला हिस्सा है उससे सिंधु नदी तक फैला हुआ था। कहां से? जो साम्राज्य था, जो हमारी वोल्गा नदी है। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। और इस वोल्गा नदी का जो निचला हिस्सा है सबसे, उससे लेकर के सिंधु नदी तक, कहां तक? सिंधु नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, सिंधु नदी तक इसका साम्राज्य जो है फैला हुआ था। और उसमें भी एशिया माइनर यानी कि जिसे हम वर्तमान में तुर्की बोलते हैं, प्रेजेंट समय में जिसका नाम तुर्की है वो, ठीक है, एशिया माइनर, ईरान, मावरा उन्नर यानी कि ट्रांसऑक्सियन जिसे बोलते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान और पंजाब का भाग भी इसमें शामिल था। और फिर याद रखिएगा कि सन 1404 ईस्वी में, 1404 ईस्वी में तैमूर की मृत्यु हो गई। इस तैमूर की जो है मृत्यु हो गई। किसकी? तैमूर की, 1404 ईस्वी में। ठीक है, और मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पोता जो था शाहरुख मिर्जा, इसका एक पोता हुआ करता था तैमूर का, शाहरुख मिर्जा, उसने साम्राज्य के अधिकतर भाग पर अपना अधिकार बनाए रखा। और ध्यान रखिएगा, उसने कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया। और उसके समय में समरकंद और हेरात पश्चिम एशिया के जो हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं वो बन चुके थे। कौन कौन? समरकंद और हेरात, ये दोनों जगह जो है पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक केंद्र बन चुके थे। और समरकंद के प्रत्येक शासक की जो इस्लामी दुनिया थी, उस इस्लामी दुनिया में देखोगे तो काफी भारी प्रतिष्ठा थी। और 15वीं शताब्दी के मध्य समय में देखोगे, उत्तरार्ध में देखोगे तो तैमूर के जो वंशज थे उनकी शक्ति में भी काफी तेजी से ह्रास हुआ, घटने लगी, जिसका कारण था उनकी साम्राज्य विभाजन की जो परंपरा थी, सबसे बड़ा कारण थी। और इसी प्रक्रिया में आगे देखा जाए, इसी प्रक्रिया के दौरान देखा जाए तो उनके विशाल साम्राज्य का स्थान बहुत सी नई नई रियासतों ने ले लिया, जो कि आपस में लड़ती रहती थीं।
ठीक है, तो आगे याद रखिएगा क्यों, क्योंकि वो लड़ती रहती थी आपस में, तो उन्होंने इनका स्थान जो है ले लिया। अब जब छोटी छोटी रियासतों ने अब इनका स्थान ले लिया, तो यहां ध्यान रखना आप, जो तैमूर वंशी लोग थे, कौन, जो तैमूर वंशी थे, अब क्या हुआ, जो तैमूर वंशी थे इनकी शक्तिहीनता तो हो गई भाई, शक्ति क्षीण हो गई इनकी, जो बिल्कुल शक्ति का हाश हो गया। अब इसका लाभ उठा करके दो नई शक्तियां जो थी वो राजनीतिक क्षितिज पर उभर करके आई, हम कह सकते हैं। अगर हम उत्तर की ओर से बात करें, जो उत्तर क्षेत्र है हमारा, उत्तर की ओर से बात करें तो उधर से क्या था, जो मंगोल थे, कौन, मंगोल। तो मंगोलों की एक शाखा थी उज़्बेक जाति, कौन सी, उज़्बेक जाति, एक जाति हुआ करती थी ये उज़्बेक जाति, और मंगोलों की जाति हुआ करती थी। जो मंगोलों की जाति थी उनकी एक शाखा थी उज़्बेक जाति, उसने क्या किया, मावरा उन्नहर यानी कि जो ट्रांस ऑक्सियाना है उसमें अपने पैर जमाना स्टार्ट कर दिया। और उज़्बेकों ने क्या किया, जो उज़्बेक जाति थी इन उज़्बेकों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, लेकिन तैमूर वंशी अभी भी उनको जो है असभ्य बर्बर यही मानते चले आ रहे थे। अगर उधर मैं मध्य एशिया की बात करूं तो मध्य एशिया में क्या हुआ, जो मध्य एशिया है इधर तो भाई उत्तर में तो इन लोगों ने मंगोलों की जो जाति थी उज़्बेक जाति, इन्होंने अपना अधिकार जमाना स्टार्ट किया। और उधर मध्य एशिया में देखोगे तो पश्चिम में, ठीक है ना, उधर मध्य एशिया के पश्चिम की बात की जाए यहां पे, तो क्या हुआ कि ईरान में एक सफवी वंश था। जो ईरान है, ईरान में क्या हुआ, ईरान में एक सफवी वंश था, उसकी नींव स्टार्ट हुई डलना, उसकी नींव पड़ी। और सफवी वंश परंपरा का विकास जो है संतों के एक विशिष्ट संप्रदाय से हुआ था, और ये अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते थे। जो सफवी वंश के लोग थे ये क्या मानते थे खुद को, जो है पैगंबर का वंशज, ठीक है, पैगंबर का वंशज मानते थे खुद को जो है। और ये शिया मत के भी अनुयायी थे, ये लोग शिया मत के भी अनुयायी थे। जो शिया मत है उस शिया मत के अनुयायी भी थे, और शिया का जो शिया मत था उस शिया मत का पालन न करने वाले लोगों पर अत्याचार करते थे। वहीं दूसरी ओर उज़्बेक जो थे, ये जो उज़्बेक जाति के लोग थे ये सुन्नी, कौन सी, सुन्नी जो मत था उसके अनुयायी थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये उज़्बेक जाति सुन्नी मत के अनुयायी हुआ करती थी, और जो सफवी वंश था ये शिया मत का अनुयायी था। तो एक सांप्रदायिक मतभेद के कारण क्या हुआ, इन दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष और भी उग्र हो गया। उधर ईरान के पश्चिम में देखोगे तो उस्मानी जो ऑटोमन है ना, उस्मानी तुर्क जो थे उनकी शक्ति में वृद्धि हो रही थी, और वे पूर्वी यूरोप के अतिरिक्त देखोगे तो इराक और ईरान पर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में एशिया में 3 बड़ी साम्राज्य शक्तियों के बीच संघर्ष की भूमिका तैयार हो चुकी थी। और उधर 1494 ईस्वी में बाबर मामरा उन्नहर की एक छोटी सी रियासत फरगना का उत्तराधिकारी बनकर के उभर आया। बाबर जो था वो मावरा उन्नहर की एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी फरगना, और वो फरगना का उत्तराधिकारी बनकर के तैयार हो चुका था, फरगना की, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां बाबर के बारे में, ठीक है। बाबर के बारे में सबसे पहले हम लोग यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो बाबर था, सबसे पहले हम यहां बाबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बाबर का जो समय रहा वो 1526 से लेकर के और 1530 ईस्वी तक, ठीक है, 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। देखो जो बाबर था ये मुगल वंश का संस्थापक था, ठीक है। जो बाबर था ये मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था, ठीक है। और जो बाबर का जन्म हुआ, इस बाबर का
जो जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा, इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। ठीक है, और कहां पर हुआ था? फरगना में हुआ था। ठीक है, फरगना में हुआ था। देखो यहां जो मुगल, यहां देख रहे हो ना मुगल वंश, तो इस मुगल शब्द की यहां बात की जाए थोड़ी सी, तो जो मुगल शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो मुगल शब्द था एक लैटिन शब्द से बना जिसका नाम था मोंग। एक लैटिन वर्ड से बना जिसका नाम था मोंग, और मोंग का मतलब होता है बहादुर। क्या मतलब होता है इसका? बहादुर। ठीक है, इस मोंग शब्द से जो है इस मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई। तो जो बाबर के पिता थे उनका नाम था, अगर मैं यहाँ बाबर के पिता की बात करूं कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो सभी जानते हैं ऑलमोस्टली कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा नाम था बाबर के पिता का, जो कि फरगना की जागीर का मालिक हुआ करता था, और उसकी मां का नाम था कुतुल गनिगार। इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का, बाबर की माता का नाम था कुतुल गनिगार। ठीक है, कुतुल गनिगार, यानी कि ये जो है शेख मिर्जा, ठीक है, उमर शेख मिर्जा की पत्नी थी और बाबर की मां थी। तो बाबर जो था पितृपक्ष की ओर से देखोगे तो तैमूर का 5वां वंशज था, और मातृ पक्ष की ओर से देखोगे तो चंगेज खान का यह 14वां वंशज था बाबर जो है। तो बाबर ने जिस नए राजवंश की नींव डाली वो तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, यह भी ध्यान रखना। और जब बाबर की उम्र मात्र 11 वर्ष की थी, जब बाबर 11 वर्ष का था, यानी कि बहुत ही अल्पायु थी, और उस समय था 1494 ईस्वी का। जब ये 11 वर्ष का था तब समय चल रहा था 1494 ईस्वी का, और फरगना की गद्दी पर ही बाबर को बिठा दिया गया। ठीक है, फरगना की गद्दी पर जो है किसको बिठाया गया? बाबर को बिठाया गया। और बाबर ने 1507 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1507 ईस्वी में जो है पादशाह की उपाधि धारण की। इसने पादशाह की उपाधि धारण की। किसने? बाबर ने। ठीक है, और पादशाह से पहले बाबर जो है मिर्जा की जो पैतृक उपाधि थी वो धारण करता था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा, अगर बाबर की आत्मकथा की बात करें तो आप सब लोग जानते हो अच्छे तरीके से कि जो उसकी आत्मकथा थी बाबरनामा। कौन सी? बाबरनामा। जो बाबरनामा थी उस बाबरनामा में देखोगे केवल 5 मुस्लिम शासक, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी राज्य, और 2 हिंदू शासक भी थे मेवाड़ और विजयनगर के, उनका ही उल्लेख किया गया है। केवल जो बाबर की बाबरनामा है इसमें केवल 5 मुस्लिम शासकों के बारे में, बंगाल के शासक, दिल्ली के शासक, मालवा के, गुजरात के और जो बहमनी राज्यों के थे, और 2 मुस्लिम शासक भी थे मेवाड़ के और विजयनगर के, केवल इनका ही उल्लेख किया गया है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में देखोगे तो विजयनगर के जो तत्कालीन शासक थे कृष्णदेव राय, किसको? कृष्णदेव राय को। जो कृष्णदेव राय थे, इन कृष्णदेव राय को जो है समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था अपनी बाबरनामा में। और बाबर को भारत आने का निमंत्रण भी बात की जाए यहां पे तो पंजाब के जो सूबेदार थे दौलत खान लोधी और इब्राहिम के चाचा आलम खान लोधी, इन्होंने दिया था। ध्यान रखिएगा, 2 व्यक्ति थे ये। बाबर की यहां अगर निमंत्रण की बात की जाए तो पंजाब के सूबेदार थे एक तो, और जो पंजाब के सूबेदार थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी। और दूसरे कौन थे? इब्राहिम के चाचा आलम खान लोधी। आलम खान लोधी। ठीक है, इन्होंने जो है बाबर को निमंत्रण दिया भारत आने का। तो ध्यान रखिएगा, जो बाबर था भाई, इन दोनों ने निमंत्रण दिया, आ गया। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, जो बाबर था, बाबर ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया, पहला आक्रमण
बाबर ने जो पहला आक्रमण किया भारत पर वो किया 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में। और कहां पर किया था ये? बाजौर पर। बाजौर पर जो है पहला आक्रमण किया और उसने भेरा का जो किला था, काय का किला? भेरा का किला, जो बाजौर में भेरा का किला है उसको जीत लिया। और इस किले यानी कि जो भेरा का किला था उसको जीतने में उसने सबसे पहले बारूद, यानी मेरा कहने का मतलब तोप खाने का प्रयोग किया। ठीक है, इसके लिए इसने जो है तोप खाने का प्रयोग किया बाबर ने सबसे पहली बार। उसके बाद यहां पे बात करेंगे पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, यानी कि ये आपका जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, और ये युद्ध लड़ा गया भैया, पानीपत का जो पहला युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया और युद्ध में बाबर की विजय हुई। और उसकी विजय के कारण क्या थे बाबर के? भाई इस युद्ध में बाबर की तो विजय हुई और विजय के कारण थे कि उसके पास तोपखाना था और कुशल सेनापतित्व था, अच्छी सेना थी। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी, ये मारा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी, और वो मध्यकाल का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, इब्राहिम लोदी, ये भी याद रखिएगा। तो 27 अप्रैल 1526 ईस्वी 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने क्या किया? अपने आप को बादशाह घोषित किया और भारत में मुगल वंश की नींव डाली। तो पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की जो युद्ध नीति थी, तुलगमा, उनकी जो पद्धति थी, किसकी? उज्बेकों की जो युद्ध की नीति थी वो थी तुलगमा युद्ध पद्धति। और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि यानी कि जो रूमी विधि थी उसका प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, 2 गाड़ियां थी और 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़ करके उसमें तोपों को रख करके चलाने को उस्मानी विधि कहा जाता था इतिहास में। तो पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया? जो तोपखाना था बाबर का, अगर इसके नेतृत्व की बात करें कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किया उस्ताद अली और मुस्तफा खान ने। ये 2 तुर्की अधिकारी हुआ करते थे, योग्य अधिकारी हुआ करते थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। कौन थे वो 2 व्यक्ति? एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा खान। ये दोनों जो थे तुर्की अधिकारी हुआ करते थे, ये दोनों तुर्की थे। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया। तो पानीपत की लड़ाई जो है भारतीय इतिहास में एक निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। और इसमें क्या था भैया? लोदियों की कमर टूट गई, बिल्कुल हम कह सकते हैं। और दिल्ली और आगरा तक का सारा प्रदेश अब किसके अधीन हो गया? बाबर के अधीन हो गया। तो इब्राहिम लोदी के द्वारा ध्यान रखिएगा, आगरा में जो खजाना एकत्रित किया गया था, धन संपत्ति जो एकत्रित किया गया था, वो अधिकार में आ जाने से क्या हुआ? बाबर की जो आर्थिक कठिनाइयां थी वो भी दूर हो गई। यानी कि जौनपुर तक का समृद्ध क्षेत्र जो था वो भी बाबर के सामने प्रशस्त कर दिया गया था। लेकिन इस क्षेत्र पर अपना अधिकार सुदृढ़ करने से पहले उसे 2 कड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, एक मेवाड़ के विरुद्ध और दूसरी पूर्वी अफगानों के विरुद्ध। भाई पानीपत की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद देखोगे तो बाबर के सामने बहुत सी कठिनाइयां आई और उसके बहुत से वेग जो है भारत में लंबे समय तक अभियान के लिए तैयार नहीं हो पाए। गर्मी का मौसम आते ही क्या हुआ कि उसकी जो आशंकाएं थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि वे अपने घरों से दूर तक अनजाने और शत्रु देशों में थे। तो और बाबर ऐसा कहता भी था कि भारत के लोगों ने खासी शत्रुता निभाई, उन्होंने मुगल सेनाओं के आने पर गांव खाली कर दिए। यानी कि निसंदेह तैमूरों के द्वारा नगर गांव, इनकी लूटपाट और कत्लेआम, उनकी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गए। और बाबर जो है ये बात जानता था अच्छे तरीके से कि भारतीय साधन ही उसे एक दृढ़ साम्राज्य बनाने में मदद दे सकते हैं।
क्योंकि कहावत थी, उसकी डायरी थी, उस डायरी में लिखता था वो जो है कि काबुल की गरीबी हमारे लिए फिर नहीं, ये अपनी डायरी में लिखा करता था बाबर जो है। और यही कारण था कि उसने दृढ़ता से काम लिया और भारत में रहने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी और उन बेगों को छुट्टी दे दी जो काबुल लौटना चाहते थे। इससे क्या था कि उसका रास्ता साफ हो गया। लेकिन इस बाबर की जो है राणा सांगा से शत्रुता हो गई। बाबर की जो है, जो राणा सांगा था, और राणा सांगा से इसकी शत्रुता हो गई। राणा सांगा से इसकी शत्रुता हो गई, जिसने कि उससे दो दो हाथ करने के लिए, लड़ाइयां लड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। अपनी उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, खानवा का जो युद्ध था, खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध था 16 मार्च 1527, 16 मार्च 1527 ईस्वी को सीकरी से लगभग 10 मील की दूरी पर खानवा नाम के स्थान पर बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा, यह किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था खानवा का। ठीक है। हालांकि राजपूतों ने बड़ी वीरता से मुगलों का सामना किया, लेकिन ये हार गए। ध्यान रखिएगा, राणा सांगा जो था वो हार चुका था युद्ध में, और बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के बाद में इस बाबर ने क्या किया? इस बाबर ने एक उपाधि धारण की, और वो उपाधि थी गाजी की। ठीक है, ये गाजी की उपाधि जो है बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद में धारण की। इसके बाद में हुआ चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। और जो चंदेरी का युद्ध था ये 29 जनवरी 1528 ईस्वी में लड़ा गया। किस किस के बीच में? बाबर और मोदनी राय के बीच में। ध्यान रखिएगा, बाबर और मोदनी राय के बीच में। कहीं कहीं इसको मेदिनी राय भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। और इस युद्ध में बाबर ही विजय हुआ, बाबर की जीत हुई इस युद्ध में, और मेदिनी राय जो था वो युद्ध में ही मारा गया। इसके बाद हुआ घाघरा का युद्ध। ठीक है, इसके बाद हुआ घाघरा का युद्ध, और घाघरा का युद्ध हुआ 5 मई 1529 ईस्वी को, और यह हुआ बाबर और अफगानों के बीच। बाबर और अफगानों के बीच जो है ये हमारा घाघरा का युद्ध हुआ। और युद्ध में अफगानों की शक्ति जो है पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी, और यह बाबर का जो है अंतिम युद्ध था, इसे भी जीत गया। तो मध्यकाल के इतिहास में देखोगे, घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। ध्यान रखिएगा, ये इस अपने इतिहास में, मध्यकाल के इतिहास में ऐसा पहला युद्ध था जो कि थल और जल दोनों पर लड़ा गया। थल और जल दोनों पर लड़ा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 26 दिसंबर 1530 ईस्वी की बात है। तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाबर की जो है मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। ठीक है, आगरा में इसकी मृत्यु हो गई, और उसे आगरा में नूर अफगान यानी कि आधुनिक आराम बाग जिसे हम बोलते हैं, उस बाग में दफना दिया गया। किसको? बाबर को। लेकिन बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा जो उसने स्थान चुना था उसी स्थान पर दफना दिया गया। तो बाबर ने सबसे पहले सुल्तान की परंपरा को तोड़ करके अपने को एक बादशाह घोषित किया था, जबकि इससे पहले के जो शासक थे वो अपने को सुल्तान कह करके पुकारते थे। बाबर जो था बागों को लगाने का बड़ा शौकीन हुआ करता था,
उसने आगरा में जो है एक ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया जिसे नूरे अफगान कहा जाता है, लेकिन अब इसे आराम बाग के नाम से हम लोग जानते हैं। बाबर ने सड़कों को मापने के लिए गजे बाबरी नाम का एक पैमाना था, एक माप थी, उसका प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है गजे बाबरी, ठीक है। गजे बाबरी क्या था? तो एक मापने की एक पैमाना था या एक माप थी, ठीक है। या किसने इसका प्रयोग स्टार्ट किया? तो बाबर ने किया, सड़कों को नापने के लिए। और बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान, यानी कि तुर्की भाषा का दीवान नाम है जो तुर्की भाषा का, उसका संकलन करवाया। और बाबर ने मुबैयान नाम का एक पद्य शैली का विकास भी करवाया। तो यहाँ अब हम बाबर के बारे में तो पढ़ चुके, लेकिन बाबर के बारे में आप लोग पहले हम यहाँ जानेंगे कि बाबर जो था वो जो भारत में आया उसके आगमन का क्या महत्व हुआ हमारे भारत में, ठीक है। बाबर के भारत आगमन का महत्व, ठीक है। ध्यान रखना, बाबर का भारत आगमन जो हुआ उसमें काफी दृष्टियों से महत्वपूर्ण था उसका आगमन। भाई जब कुषाण साम्राज्य का पतन हुआ और कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार उत्तरी भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार सम्मिलित हुए थे। सबसे पहले तो सबसे पहला रीजन तो हम ये बोल सकते हैं कि जो काबुल था, काबुल, और दूसरा कंधार, ये दोनों जो है सम्मिलित हुए, है ना। भाई कुषाण साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद पहली बार अपने इतिहास में भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार दोनों जो है सम्मिलित हुए थे। और भारत पर होने वाले जो आक्रमण थे उनका संचालन इन्हीं स्थानों से हुआ करता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि उन पर अधिकार करके बाबर और उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने भारत को 200 वर्षों के लिए विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक, ठीक है। 200 वर्षों तक जो है विदेशियों से बचाए रखा। काबुल और कंधार पर अधिकतर विदेशी व्यापार की दृष्टि से ही देखा जाए तो एक वो लाभ प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध सिद्ध हुए, क्योंकि पूर्व में चीन और पश्चिम में भूमध्य सागरीय जो बंदरगाह थे इनको जाने वाले जो कारवां कह सकते हैं अपनी यात्रा यहीं से प्रारंभ किया करते थे। यानी कि आर्थिक दृष्टि से भी इन स्थानों की बहुत बड़ी महत्वता थी। तो बाबर ने उत्तर भारत में लोधी और शांगा के नेतृत्व में, ध्यान रखना, एक संयुक्त राजपूत शक्ति को समाप्त किया और इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को भंग कर दिया। यानी कि पूरे भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था ये। और बाबर ने तो भारत में एक नई युद्ध पद्धति की शुरुआत भी की। हालांकि बाबर से पहले भी भारतीय जो है वो गोला बारूद से परिचित थे, लेकिन बाबर ने ही यह प्रदर्शित किया कि तोपखाने और घुड़सेना का कुशल संयुक्त संचालन कितनी सफलता प्राप्त करवा सकता है हम लोगों को। क्योंकि उसकी विजयों ने क्या किया, जो उसकी विजय थी उन्होंने भारत में बारूद और तोपखाने के प्रयोग को बहुत ही शीघ्र ही लोकप्रिय बना दिया। और अपनी नई सैनिक पद्धति और व्यक्तिगत व्यवहार से जो बाबर था उसने राजपथ की प्रतिष्ठा को दोबारा से स्थापित किया, जो कि फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद कम हो गई थी। हालांकि बाबर जो था वो एशिया के दो महान योद्धाओं तैमूर और चंगेज का वंशज था, इसलिए उनके सरदार उससे बराबरी की मांग नहीं कर सकते थे और न ही उसकी गद्दी पर नजर डाल सकते थे। बाबर ने अपने बेगों के बीच देखोगे तो अपने व्यक्तिगत जो गुण थे उनके बल पर अपना स्थान बनाया। वो हमेशा अपने सिपाहियों के साथ कठिनाइयां झेलने को तैयार रहता था। हालांकि बाबर जो है वो शराब और अच्छे संगीत का शौकीन भी था। जो बाबर था वो शराब और संगीत इन दोनों का बहुत बड़ा प्रेमी था, शौकीन था। हालांकि बाबर जो है कट्टर सुन्नी था, लेकिन वो धर्मांध नहीं था और न ही केवल उद्देश्यों से प्रेरित होकर के काम करता था। जब ईरान और तुरान में शिया और सुन्नियों के बीच जब संघर्ष की स्थिति थी तो उसका दरबार जो है इस प्रकार के धार्मिक विवाद और सांप्रदायिक झगड़ों से मुक्त था। अब हम कह सकते हैं कि इसमें संदेह नहीं था कि सांगा के विरुद्ध जिहाद का ऐलान किया गया था और जीत के बाद गाजी की उपाधि भी धारण की थी। लेकिन उससे
कारण जो थे वो राजनीतिक थे, क्योंकि युद्धों का समय होते हुए भी मंदिरों को तोड़ने के उदाहरण उसके संदर्भ में बहुत कम है बाबर के में। ठीक है, तो बाबर का यानी कि आगमन जो था काफ़ी महत्वपूर्ण रहा हमारे भारत के मध्यकाल के इतिहास में। अब यहाँ हम बात करेंगे अपने हुमायूं के बारे में। ठीक है, सेकंड नंबर हम यहाँ बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं ने जो शासन किया वो 1530 से लेकर के और 1556 ईस्वी तक। ठीक, हुमायूं का 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में राज्याभिषेक हुआ। ये जो हुमायूं जो था इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो 23 वर्ष की उम्र में हुआ। ये जब 23 वर्ष का था और 23 वर्ष की उम्र में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में, कहाँ पर, आगरा में जो है इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, किसका, हुमायूं का। और इसके सामने बाबर से जो विरासत में मिली हुई जो समस्याएं थी वो थी सबसे पहले तो भैया इसके लिए, और प्रशासन जो था अभी वर्तमान की स्थिति में, यानी कि जब ये शासन कर रहा था, जब गद्दी पर बैठा तो सुगठित नहीं हुआ था, यानी कि आर्थिक स्थिति भी जो है वो डामाडोल थी, बिल्कुल हम कह सकते हैं। अफगानों को पूरी तरह दबाया नहीं जा सका था और वे अब भी मुगलों को भारत से खदेड़ने के सपने देखते थे जो अफगान थे। अंत में क्या हुआ भैया, यही था कि जब पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद पुत्रों में राज्य बांटने की जो तैमूरी परंपरा थी उसकी समस्या थी, और बाबर ने हुमायूं को भाइयों से नरमी से पेश आने की सलाह दी थी। जब बाबर की मृत्यु हुई थी और मृत्यु से पहले वो जो है हुमायूं को यही सलाह देकर के गया था कि भाइयों में नरमी से पेश आए। लेकिन वो नए नए, हम कह सकते हैं नए नए जो मुगल साम्राज्य स्थापित हो रहे थे उनको विभाजित किए जाने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि इससे भयंकर परिणाम हो सकते थे उस समय की स्थिति को देखते हुए। तो हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अकॉर्डिंग जो है जो कामरान था उसको काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। जो उसका भाई था हुमायूं का कामरान, इस कामरान को जो है कंधार और काबुल का क्षेत्र दे दिया, वहां का शासक इसको बना दिया। जो अस्करी था, अस्करी को संभल का प्रदेश दे दिया। जो हिंदाल था, हिंदाल को अलबर की जागीर दे दी गई, अलबर की जागीर। ठीक है, तो कामरान को कंधार और काबुल, अस्करी को संभल, हिंदल को अलवर की जो है जागीर दे दी गई। इसके अलावा इसके जो अपने चचेरे भाई थे सुलेमान मिर्जा, तो चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को जो है बदख्शां की जागीर भी दे दी इन्होंने, हुमायूं ने। हुमायूं के राजत्व काल में देखोगे उसका अफगानों से पहला मुकाबला 1532 ईस्वी में, कब, 1532 ईस्वी में दोहरिया नाम का एक स्थान था वहां पर हुआ, और अफगानों का नेतृत्व किया महमूद लोदी ने, और उसने अफगान सेनाओं को पराजित किया और जौनपुर को अपने अधिकार में ले लिया हुमायूं ने। तो अफगान सेनाओं ने पहले बिहार जीत लिया था, अब ये सफलता मिल गई तो उसके बाद हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाल दिया, और आगरा से पहले अगर हम देखें, आगरा से अगर पूर्व की ओर जाएं तो जो स्थल थे पूर्व की ओर जाने वाले और जो जलमार्ग थे इन पर शक्तिशाली किले का अधिकार था, और ये पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध हुआ करता था। हालांकि कुछ समय पूर्व देखोगे तो इस पर शेर खान नाम के अफगान सरदार थे, उनका अधिकार हुआ था, और शेर खान अफगान सरदारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। भाई चुनार पर 4 महीने के घेरे के बाद देखोगे तो शेर खान ने हुमायूं को किले का अधिकार, हुमायूं को जो है किले का अधिकार अपने पास रखने के लिए मना लिया, और बदले में उसने मुगलों को वफादार रहने का वचन दिया, और अपने एक पुत्र को बंधक के रूप में हुमायूं के साथ भेज दिया। हुमायूं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि वो जल्दी ही आगरा लौट जाना चाहता था, और गुजरात के जो बहादुर शाह थे उनकी जो शक्ति बढ़ रही थी, और जो आगरा के जो समीपवर्ती इलाके थे उन पर अपनी गतिविधियों के कारण वो काफ़ी चिंतित हो उठा।
और वो किसी अमीर के नेतृत्व में चुनार पर घेरा डाले रहने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि इसके कारण उसे सेना के 2 भागों में विभक्त करना होता। तो जो बहादुर शाह था, जो हुमायूं की ही आयु का था, बिल्कुल हुमायूं की आयु का था, एक योग्य और एक महत्वाकांक्षी शासक था, और वो 1526 में गद्दी पर बैठा था बहादुर शाह, और उसने मालवा पर अधिकार करके उसको जीत लिया था। उसके बाद उसने अपना ध्यान राजस्थान की ओर केंद्रित किया और चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। जल्दी ही उसने राजपूत सैनिकों की मिट्टी, हम कह सकते हैं, या जो अधिकार था वो कर लिया। हालांकि जो किंवदंतियां हम लोग बोलते हैं एक समय, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सांगा जो था, उसकी एक विधवा रानी थी कर्णावती। कौन सी रानी? कर्णावती। जो रानी कर्णावती थी, उसने हुमायूं के पास राखी भेजी थी। ध्यान रखिएगा, कर्णावती ने जो है हुमायूं के पास राखी भेजी थी, कर्णावती ने, जो विधवा रानी थी सांगा की, राणा सांगा की, और उसकी मदद मांगी। तो हुमायूं ने वीरता से उसकी मदद करना स्वीकार कर लिया, लेकिन इस घटना का किसी समसामयिक स्रोत में उल्लेख नहीं किया गया है। हुमायूं परिस्थिति पर नजर रखने के लिए आगरा से ग्वालियर आ गया, यानी कि मुगल हस्तक्षेप के भय के कारण बहादुर शाह ने राणा से संधि कर ली थी और काफी धन दौलत लेकर के किला उसके हाथों में छोड़ दिया। अगले 1.5 साल तक हुमायूं के निकट देखोगे दीन पन्हा नाम का नया शहर बनवाने में व्यस्त रहा। जो हुमायूं था वो दिल्ली के पास में दीन पन्हा नाम का जो एक नया शहर था उसको बनवाने में बिजी था, और इसी समय में, इसी दौरान उसने भव्य भोजों और उत्सवों का आयोजन भी किया, और इन कार्यों में मूल्यवान समय व्यर्थ करने का दोष हुमायूं पर लगाया जाता है। और इसी बीच देखोगे तो पूर्व में शेर शाह अपनी शक्ति बढ़ाने में बिजी था, वहां व्यस्त था। और यह भी कहा जाता है अपने इतिहास में, अपने इतिहासकारों के द्वारा, कि हुमायूं जो हुमायूं था ये अफीम का आदी था। किसका? अफीम का आदी था। अफीम बहुत पीता था ये, और इसी कारण ये आलसी बहुत हो गया था। तो दीन पन्हा का जब निर्माण हुआ, और निर्माण का जो उद्देश्य था वो मित्र और शत्रु दोनों को प्रभावित करना था। भाई बहादुर शाह की ओर से आगरे पर खतरा पैदा होने की स्थिति में ये नया शहर दूसरी राजधानी के रूप में भी काम आ सकता था। और बहादुर शाह ने इस बीच देखोगे तो अजमेर को जीत लिया। ये जब बिजी रहा हुमायूं, उतने में उसने अजमेर को जीत लिया बहादुर शाह ने, और पूर्वी राजस्थान को रौंद डाला। बहादुर शाह ने हुमायूं को और भी कड़ी चुनौती दे दी, हम कह सकते हैं। वो यह कि उसने अपने दरबार में उन सब लोगों को शरण दी जो मुगलों से भयभीत थे और उनसे जो घृणा करते थे। यही नहीं, बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर दोबारा आक्रमण कर दिया। साथ ही साथ उसने इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था तातार खान, क्या नाम था? तातार खान। और जो तातार खान था उसको सैनिक और हथियारों से सहायता प्रदान की, जिससे कि वो 40,000 की फौज लेकर के आगरा पर आक्रमण कर सके, और उत्तर और पूर्व में भी हुमायूं का ध्यान बांटने की योजना बनी रही। तो जो तातार खान था उसकी चुनौती को हुमायूं ने जल्द ही समाप्त कर दिया। मुगल सेना जब आई थी तो अफगान सेना तितर बितर हो गई थी। तातार खान की छोटी सी सेना हार गई थी। तातार खान स्वयं मारा गया था भाई, है ना। मुगल सेना के आगे कहां टिक पाता वो जो है। तो बहादुर शाह की ओर से खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का दृढ़ निश्चय करके हुमायूं ने मालवा पर आक्रमण कर दिया, और इस संघर्ष में हुमायूं ने उल्लेखनीय साहस और सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। भाई बहादुर शाह मुगलों का सामना करने का साहस नहीं कर सका। उसने केवल कह सकते हैं कि उसने अपने द्वारा जो चित्तौड़ को अधिकृत किया हुआ था उससे उसको हटना पड़ गया, और उसी के साथ ही उसने अपने मोर्चा बंद कैंप जो थे उससे भी पीछे हटने के लिए विवश हो गया। अपना तोपखाना नष्ट करके वो मांडू की ओर भाग गया, लेकिन उसका जो बहुमूल्य साजो सामान था वो पीछे ही छूट गया। हुमायूं तेजी से उसका पीछा कर रहा था। वो मांडू के किले पर अपने विशेष प्रतिरोध का सामना किए बिना ही अधिकार करने में सफल हुआ,
और बहादुर शाह मांडू से चंपानेर भाग गया और बहादुर शाह वहाँ से अहमदाबाद और लास्ट में आकर के काठियावाड़ भागने के लिए विवश हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मालवा और गुजरात के जो समृद्ध क्षेत्र थे वो हुमायूं के अधिकार में आ गए। इसके अलावा देखोगे तो मांडू और चंपानेर के जो किले थे उनमें गुजराती शासकों का एक विशाल खजाना भी हुमायूं के हाथ लग गया, क्योंकि जीत के बाद हुमायूं ने इन राज्यों को अपने छोटे भाई अस्करी के जो सेनापति थे या सेनापति जो था, सेना जो थी, उनमें छोड़ दिया और स्वयं मांडू चला गया। भाई अस्करी जो था वो अनुभवहीन था बिल्कुल, और उसने मुगल सरदारों में परस्पर मतभेद था उस समय, जन विद्रोह, बहादुर शाही सरदार, इनके द्वारा क्या था, बहुत जल्दी ही शीघ्रता से हम कहें तो शक्ति के पुनर्गठन से अस्करी घबरा गया और चंपानेर की ओर लौटा, लेकिन उसे किले से कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि किले के सेनापति को उसके इरादे पर संदेह था और वो मांडू जाकर के हुमायूं के सामने नहीं पड़ना चाहता था। यानी कि हुआ क्या कि उसने आगरा लौटने का निर्णय कर लिया और उसके इस कृत्य से संदेह पैदा हुआ कि वो आगरा पहुंच करके हुमायूं को अपदस्थ करने का प्रयास कर सकता है या अपने लिए अलग हिस्सा लेने का षड्यंत्र रच सकता है। तो हुमायूं ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने मालवा छोड़ दिया और तेजी से अस्करी के पीछे कूच कर दिया और उसने राजस्थान में अस्करी को पकड़ लिया। तो दोनों भाइयों के देखा जाए तो बातचीत हुई और वे आगरा लौट गए और इसी बीच गुजरात और मालवा दोनों हाथों से निकल गए। जो गुजरात अभियान था पूरी तरह सफल नहीं हुआ। हालांकि इससे मुगल साम्राज्य की सीमा में विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन बहादुर शाह की ओर से मुगलों को खतरा जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। बिल्कुल अब उनको खतरा नहीं था। यानी कि अब हुमायूं ने अपनी पूरी शक्ति शेर खान और अफगानों के विरुद्ध संघर्ष में लगा दी थी। किस में लगा दी थी? संघर्ष में लगा दी थी। ठीक है। दूसरी बात, हुमायूं जो था एक शेर खान के बीच, ध्यान रखिएगा, हुमायूं और शेर खान के बीच, हुमायूं और शेर खान के बीच बक्सर के पास में चौसा नाम के स्थान पर 29 जून 1539 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसमें कि हुमायूं की बुरी तरह हार हुई। कब? 29 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ और इसमें जो है हुमायूं हारा गया। हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया था। निजाम नाम का जो भिस्ती था उसकी सहायता से अपनी जान बचाई थी हुमायूं ने जो है, और इस विजय के बाद में शेर शाह की उपाधि धारण की। काहे की? शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। शेर शाह की उपाधि। तो ध्यान रखिएगा 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध हुआ। उसमें हुमायूं दोबारा से हारा गया और ये बहुत निर्णायक युद्ध था। कन्नौज के युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ में आ गई। हुमायूं ने हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली, उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को विवाह किया और कालांतर में इसी से अकबर का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो हिंदाल था, हिंदाल के गुरु हुआ करते थे आध्यात्मिक गुरु, उनका नाम था मीर अली, और जो मीर अली थे इनकी पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। और जो हमीदा बानो बेगम थी उससे उसने हुमायूं ने विवाह किया। और ध्यान रखिएगा, हुमायूं ने इससे विवाह किया और इसी से हमीदा बानो बेगम से किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, अकबर का जन्म हुआ। तो 22 जून 1555 ईस्वी को जो है, कब? 22 जून 1555 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, मुगल और अफगानों के बीच सरहिंद नाम के स्थान पर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व किया था सिकंदर सूर ने और मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने।
तो सरहिंद के युद्ध में मुगलों की विजय जो थी, उन्होंने भारत का राज सिंहासन एक बार फिर से प्रदान कर दिया। और इस प्रकार से 23 जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा। तो 22 जून 1555 ईस्वी को युद्ध हुआ सरहिंदी का। ठीक है, सरहिंदी का युद्ध हुआ जिसमें कि मुगलों की विजय हुई। इसके बाद एक युद्ध हुआ था मच्छीबाड़ा का युद्ध। ठीक है, काय का युद्ध? मच्छीबाड़ा का युद्ध। जो मच्छीबाड़ा का युद्ध था 15 मई 1555 ईस्वी को हुआ था, हुमायूं और अफगानों के बीच। हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, युद्ध में अफगान जो थे ये हार गए थे। ठीक है, इनकी अफगानों की हार हुई थी। और सरहिंद का युद्ध में बता चुका हूं 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच। सिकंदर सूर हार गया था और इस युद्ध में पराजय के साथ ही अफगानों की सत्ता का भी अंत हो गया था। दुर्भाग्य से कहा जाए तो एक दिन जब वो दिल्ली में दीन पनाह भवन में बैठा था, दीन पनाह भवन में जो है एक पुस्तकालय है, और उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तब वह सीढ़ियों से गिर करके घायल हो गया और इस प्रकार से जनवरी 1556 में वो संसार से चला गया। कब? 1556 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1556 में जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कैसी हुई? पुस्तकालय से गिरने के बाद। तो लेन पूल ने क्या किया, हुमायूं पर एक टिप्पणी लिखी थी बहुत अच्छी। हालांकि कह सकते हैं उसने ठीक ही लिखा होगा उसके समय को देखते हुए। ठीक है, कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान भी उसने दे दी। ये लेन पूल ने लिखी थी। हुमायूं ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था, इसलिए वो सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। जो हुमायूं था ये 7 रंग के कपड़े पहनता था। हफ्ते में 7 दिन 7 रंग के कपड़े अलग अलग करके। हालांकि वो इतवार को पीला पहनता था, शनिवार को काला पहनता था, सोमवार को सफेद पहनता था। और हुमायूं को अबुल फजल ने जो है इंसान एक कामिल कहकर के संबोधित किया था। जो अबुल फजल था उसने हुमायूं को क्या कहकर के संबोधित किया? इंसान एक कामिल। इंसान एक कामिल, इंसान एक कामिल कहकर के उसने उसको संबोधित किया। यहां अब हम बात करेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी के बारे में बात करेंगे और उसने शासन किया 1540 से लेकर के 1545 तक। शेरशाह का जो जन्म हुआ था, शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था 1476 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? बरनौल नाम का स्थान था, वहां पर जो है शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था हसन खान, इसकी माता का नाम तो मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसके पिता का नाम था हसन खान। और इसकी जो माँ थी वो अफगान की थी और उन्हीं से इनका जन्म हुआ। शेर खान के बचपन का नाम की अगर बात करें तो उसका बचपन का नाम था फरीद। इसके बचपन का नाम फरीद था। तो जो शेर शाह था और शेर शाह का पिता हसन खान जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदार हुआ करता था और दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि दी थी। किसने इसको शेर खान की उपाधि किसने दी? इसकी उपाधि थी एक शेर खान की। और बिहार के सूबेदार थे बहार खान लोहारी। बहार खान लोहानी, उन्होंने इसको शेर खान की उपाधि दी थी। और
अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक भी इसको नियुक्त कर दिया। तो शेर खान ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज जान के बिलग्राम के युद्ध में हरा करके दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। और शेर शाह जब वो 67 वर्ष की अवस्था में था, यानी कि वृद्धावस्था में था, तब जाकर के वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 67 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा वृद्धावस्था में। और शेर शाह ने शासक के रूप में जिस सशक्तम साम्राज्य पर राज्य किया वो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में पहली बार स्थापित हुआ था। उसका राज्य सिंधु नदी से कश्मीर सहित देखोगे तो बंगाल तक फैला हुआ था। कहां तक? बंगाल तक फैला हुआ था। और पश्चिम में उसने मालवा और लगभग सारा राजस्थान ही जीत लिया था। और उस समय मालवा जो था वो कमजोर और बिखरा हुआ था, यानी कि विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं था। और याद रखिएगा 1543 ईस्वी में शेर शाह ने जो है रायसीन पर आक्रमण किया। किस पर? रायसीन पर आक्रमण किया। और वहां के जो राजपूत शासक थे पूरनमल, रायसीन के शासक थे पूरनमल, उनको विश्वासघात करके मार डाला। रायसीन की जो घटना थी वो शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है, क्योंकि उसने धोखे से अनेक राजपूत स्त्री, बच्चों, इन सबको मौत के घाट उतार दिया था। और मालदेव जो थे, उन्होंने जो 1532 में गद्दी पर बैठा था, उसने शीघ्र ही पूरे पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान को अपने अधिकार में कर लिया था। तो शेर शाह और हुमायूं के बीच संघर्ष के समय उसने अपनी सीमाओं को और भी विस्तार कर लिया था। तो जो जैसलमेर की जो भट्टियां हैं उनकी मदद से उसने अजमेर को भी जीत लिया। और इन विजयों के बाद में उसका संघर्ष मेवाड़ और इस क्षेत्र के अन्य शासकों से हुआ। हालांकि हाल ही में उसने बीकानेर पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और लड़ाई में बीकानेर का जो शासक था वो वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। उसके कल्याण दास और भीम शेर शाह की शरण में पहुंचे। और काफी अन्य लोग भी शेर शाह के दरबार में पहुंचे। इनमें मालदेव के संबंधी मेड़ता के बीरमदेव भी थे, जिन्हें उसने उनकी जागीर से बेदखल कर दिया था। हालांकि मालदेव के द्वारा देखोगे तो राजस्थान में एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना के प्रयत्न को दिल्ली और आगरा के सुल्तानों द्वारा खतरा समझा जाना एक आवश्यक, हम कह सकते, भावा था। क्योंकि मालदेव के पास एक सशक्त सेना थी। और तत्कालीन विश्वास के अनुसार देखोगे तो उसके पास 50,000 सिपाही थे। कितने? 50,000 सिपाही थे मालदेव के पास में। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि मालदेव की नजर दिल्ली या आगरा पर थी, क्योंकि पूर्व संघर्षों की तरह देखोगे तो इस बार भी दोनों पक्षों के बीच संघर्ष का कारण केवल सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे पूर्वी राजस्थान पर अधिकार करना था। और 1544 में अजमेर और जोधपुर, इनके बीच सेमल नाम का स्थान है, उस पर राजपूत और अफगान फौजों के बीच संघर्ष हुआ। लगभग 1 महीना इंतजार करने के बाद मालदेव जो है अचानक ही जोधपुर की ओर लौट आया। जो तत्कालीन के लेखक थे उस समय के, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए ऐसा शेर शाह की जो चतुराई थी उसके कारण ही संभव हो पाया था। क्योंकि उसने उस क्षेत्र के राजपूत सेनापतियों को कुछ पत्र लिख करके मालदेव के पड़ाव के पास डलवा दिए, जिससे कि मालदेव के मन में उनकी स्वामी भक्ति के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाए। भाई चाल जो थी उसकी काम कर गई। मालदेव को अपनी गलती जब पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई कुछ राजपूत सरदारों ने पीछे लौटने से इनकार कर दिया और उन्होंने 10,000 सैनिकों की छोटी सी सेना लेकर के शेर शाह की सेना के केंद्रीय भाग पर आक्रमण कर दिया। और उसकी जो सेना थी उसमें भगदड़ मच गई। लेकिन अफगान सेना में सैनिक अधिक होने के कारण और तोपखाना बेहतर होने के कारण स्थिति पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया और राजपूतों के आक्रमण को रोक दिया गया। यानी कि जो राजपूत सेना थी अब क्या था, वो हार गई, पराजित हो गई। तो सैमल की लड़ाई ने, ध्यान रखना, राजस्थान के भाग्य का निर्धारण कर दिया था। इसके बाद शेर शाह ने अजमेर और जोधपुर पर घेरा डाल दिया और उन्हें जीत करके मालदेव को राजस्थान, जो रेगिस्तान है हमारा, उसकी ओर खदेड़ दिया। अब उसने अपना ध्यान मेवाड़ की ओर केंद्रित किया। वहां का राणा
मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। उसने चित्तौड़ के किलों की जो चाबियां थी वो शेर शाह के पास भिजवा दी और शेर शाह ने अपनी चौकियां आबू पर्वत तक स्थापित कर ली थी। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10 महीने की छोटी सी अवधि में ही शेर शाह ने लगभग सारे राजस्थान को जीत लिया था। और शेर शाह ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए वहां रोहतासगढ़ नाम का एक सुदृढ़ किला बनवाया। ध्यान रखिएगा, कौन सा किला? रोहतासगढ़ का जो किला था वो किसने बनवाया? वो शेर शाह सूरी ने बनवाया। और शेर शाह मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्यों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ऐसा कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ऐसा शेर शाह ने कहा था। और याद रखिएगा, 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया। कहां पर? कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया, जिसका शासक था कीरत सिंह। इस कालिंजर का जो शासक था वो कौन था? ध्यान रखिएगा, कीरत सिंह। जो कीरत सिंह था वो कालिंजर का शासक था, कीरत सिंह। और इस अभियान के दौरान वो जब वो उक्का नाम के आग्नेयास्त्र चला रहा था, तो उसी दौरान किले की दीवार से एक गोला आकर के पास रखे बारूद के ढेर पर गिर गया और उसमें आग लग गई और आग लग जाने से उसकी जो है मृत्यु हो गई। ठीक, अब यहां हम बात करेंगे प्रशासन के बारे में। याद रखिएगा, शेर शाह जो था एक महान विजेता और एक महान सेना नायक होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। शेर शाह ने अगर शासन संबंध प्रबंधन की जानकारी की बात करें तो अब्बास खान सरबानी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी तारीख़ शेर शाही, उसमें देखने को मिलती है। तो यहां पुस्तक का नाम याद रखना, तारीख़ शेर शाही। कौन सी? तारीख़ ए शेर शाही। और जो तारीख़ शेर शाही जो पुस्तक थी ये लिखी किसने थी? अब्बास खान सरबानी ने। किसने? अब्बास खान सरबानी ने इस पुस्तक को लिखा और इसमें शेर शाह के शासन के संबंध या प्रबंधन की जानकारी इसमें देखने को मिलती है। इतिहासकार हुए थे एक बहुत ही प्रख्यात, उनका नाम था कीन। और जो कीन इतिहासकार थे उन्होंने ऐसा लिखा है कि इस पठान ने 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला जितना कि मुगल यहाँ तक के अंग्रेज भी नहीं कर पाए। आपके स्मिथ हैं एक इतिहासकार, स्मिथ ने ऐसा लिखा था, यदि शेर शाह कुछ और वर्षों तक जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल नहीं आ पाते। ये तो इनके प्रशासन के बारे में बात थी। अगर केंद्रीय शासन की यहां बात करूं मैं थोड़ी सी, केंद्रीय शासन और केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए कुछ इसने 4 विभाग बनाए हुए थे। कितने विभाग? 4 विभाग बनाए हुए थे। केंद्रीय शासन की बात कर रहा हूं। नंबर 1, दीवाने विरासत। दीवाने विरासत। दूसरे की बात की जाए तो दीवाने आरिज। दीवाने आरिज। तीसरे की बात की जाए तो दीवाने इंसा। दीवाने इंसा, ठीक है। ये अगर देखा जाए, और एक इसका अपना चौथा था प्रांतीय प्रशासन। कौन सा? प्रांतीय प्रशासन। भाई दीवाने विरासत की बात करें, यह केंद्रीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था जिसका प्रधान कौन होता था? इसका प्रधान हुआ करता था वजीर, ठीक है। दीवाने और विरासत में क्या था कि इसका जो प्रमुख कार्य था वो राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना था। किसकी? आय और व्यय की देखभाल करना, ठीक है। जो दीवाने आरिज था ये सैन्य विभाग था। कौन सा? सैन्य विभाग। इसका प्रमुख
आरजे मामलिक कहा जाता था। इसका जो प्रमुख था उसे क्या कहते थे? आरजे मामलिक। ठीक है। और सेना के संगठन, सैनिक नियुक्ति, उनके वेतन, रसद, ये सब की व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी विभाग पर थी। अगर दीवान इंसा की बात की जाए तो एक प्रकार से शाही सचिवालय था जिसका प्रधान अधिकारी दबीर ए मुमालिक कहलाता था। क्या कहलाता था? दबीर ए मुमालिक। ठीक है। इस विभाग का प्रमुख कार्य शाही फरमान या जो राजादेश हुआ करते थे, राजदेश, उनको लिपिबद्ध करना और उन्हें देश के विभिन्न भागों में आज्ञा पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजना। गुप्तचर विभाग को दीवाने वरीद कहा जाता था जिसका प्रमुख वरीद ए मामलिक हुआ करता था। यानी कि शाही परिवार के प्रभारी अधिकारी को दीवाने समन्वय में कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो केंद्र प्रांतों में विभाजित था जिसे सूबा कहा गया और यहाँ सूबेदार अथवा फौजदार की नियुक्ति हुआ करती थी। यहाँ हम बात करें थोड़ी सी सड़क या सिख प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? सरकार। सरकार को सिख कहा गया था। ठीक है। सरकार या सिख प्रशासन के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, शेर शाह ने शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को 66 इकाइयों में, कितनी? 66 इकाइयों में, यानी कि 66 सरकारों में विभक्त किया था, जिसमें से 19 सरकार बंगाल में थी। 19 सरकार बंगाल में थे और प्रत्येक सरकार सिख में यानी कि सिकदार ए, सिकदारान यानी कि प्रधान सिकदार और मुंसिफान यानी कि प्रधान मुंसिफ नाम के 2 पदाधिकारी हुआ करते थे। सिकदार ए सिकदारान जिले का नागरिक प्रशासन का प्रभारी था। उसका कार्य अपनी सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना और अधीनस्थ परगनों में सिकदारों के कार्यों का निरीक्षण करना था। अगर यहां मैं परगना प्रशासन की बात करूं, परगना प्रशासन की बात की जाए तो प्रत्येक सरकार परगनों में विभक्त था और प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार जिसे खजांची बोलते हैं और 2 कारकुन हुआ करते थे। यानी कि सिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था जिसका कार्य परगने में शक्ति स्थापित करना था। मुंसिफ का जो कार्य था वो दीवानी मुकदमों का निर्णय करना था और भूमि की नाप और लगान व्यवस्था की देखभाल करना था। जो कारकुन था, कारकुन का कार्य हिसाब किताब लिखना था, है ना। खाते फारसी, स्थानीय भाषा जैसे हिंदी दोनों में रखे जाते थे। अगर ग्राम प्रशासन की बात की जाए तो ग्राम प्रशासन शेर शाह के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और प्रत्येक परगना कई गांवों में विभक्त था, कई ग्रामों में विभक्त था। गांव का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? मुकद्दम या मुखिया कहलाता था, जो कि गांव में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। और गांव का दूसरा अधिकारी हुआ करता था पटवारी, जो कृषक उनकी भूमि या उपज का ब्यौरा रखता था। अगर यहां मैं सैनिक संगठन की बात करूं, सैनिक संगठन की बात करूं तो उनकी सेना के मुख्य भाग जो थे वो घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हस्ती सेना यानी कि हाथियों की सेना और तोपखाना ये थे। और केंद्रीय सरकार में 1.5 लाख घुड़सवार थे। कितने? 1.5 लाख घुड़सवार। 25,000 इसमें पैदल व्यक्ति थे, पैदल सेना थी और 5,000 इसमें हाथी थे, हाथियों की सेना थी। सैनिक सुधार के क्षेत्र में शेर शाह अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सुधार से प्रभावित था। उसी की तरह शेर शाह ने भी घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा का अनुकरण किया। भाई सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में न देकर के अधिकतर नगद रूप में देने की व्यवस्था की गई थी शेर शाह के द्वारा। और शेर शाह ने लगान निर्धारण करने के लिए 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई थी। एक तो गल्ला बख्शी या बटाई, दूसरी नस्क या कनकूत और तीसरी नकदी अथवा जब्ती। याद रखिएगा शेर शाह ने भूमि की नाप के लिए सिकंदरी गज, नाप के लिए सिकंदरी गज, सिकंदरी गज
और सन की डंडी का प्रयोग करवाया। और सन की डंडी, सन नहीं जानते होंगे आप लोग, गांव में मिल जाती है आज भी देखने को, तो उस सन की डंडी का प्रयोग करवाया। और सिकंदरी गज जो था ये 39 इंच का, सॉरी 39 अंगुल जो बोलते हैं हम लोग, अंगुल का, और इंच में बात करें तो 32 इंच का ये पैमाना था। और शेर शाह ने संपूर्ण साम्राज्य से उत्पादन का 1/3 भाग, कितना, 1/3 भाग कर के रूप में लिया। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिससे कि उनको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था, और किसान कबूलियत पत्र के द्वारा पट्टे को स्वीकार करते थे। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था काफी विकसित थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का 1 रुपया, और जो चांदी का रुपया था वो 180 ग्रेन, कितने का, 180 ग्रेन का था, ये चांदी का सिक्का था। अगर तांबे के सिक्के की बात करें, जो तांबे का सिक्का था वो 380 ग्रेन का था, कितने का, 380 ग्रेन का, वो चलाया। और शेर शाह के द्वारा रुपया के बारे में स्मिथ ने ऐसे लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। और शेर शाह के काल में ही जायसी जो थे, मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने पद्मावत की रचना की। ध्यान रखिएगा, पद्मावत की बात की जाए कि पद्मावत की रचना किसने की, पूछा गया प्रश्न है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह सूरी के शासनकाल में। उसने दिल्ली का पुराना किला बनवाया। शेर शाह ने कन्नौज नगर को बर्बाद करके शेरसूर नामक नगर बसाया था। अगर मैं यहाँ बात करूँ इनके जनहित कार्यों की, जो जनता के लिए कार्य थे, उसने प्रजा के हित में काफ़ी कार्य किए। और शेर शाह ने सबसे महत्वपूर्ण सड़क और सरायों का निर्माण करवाया। इसने सड़कों का निर्माण करवाया सबसे महत्वपूर्ण, और जो सराय हुआ करते हैं सरायों का भी निर्माण इसने करवाया। उसके द्वारा सड़कों में 4 महत्वपूर्ण निर्माण करवाए गए। पहली सड़क बंगाल में सोनार गांव से आगरा, दिल्ली और लोहार होती हुई पंजाब में अटक जाती है, रुक जाती है। यह सबसे लंबी सड़क थी जो सड़क आजम कही जाती थी, और इसे ही आगे चल करके ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड, जो ऑकलैंड था गवर्नर, उसने जीटी रोड की संज्ञा दे दी उसको। कौन सी, जीटी रोड के नाम से उसको पुकारा। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी, इसके द्वारा बनवाई गई थी। तीसरी सड़क की बात करें तो आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जाती थी, और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। यानी कि शेर शाह ने सड़कों के किनारे प्रत्येक 4 मील की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 4 मील की दूरी पर जो है यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण करवाया। और उसने अपने समय में लगभग 1700 सराय बनवाए। कितने, 1700 सराय बनवाए, ठीक है। और प्रत्येक सराय की देखभाल जो है वो किसके अधीन कर दी थी, जो सिकदार हुआ करता था, सिकदार जो है उनकी देखभाल किया करता था। सरायों में हिंदू और मुस्लिमों के ठहरने की अलग अलग व्यवस्था करवाई। हिंदी या जो हमारे हिंदू यात्री थे उनको बिस्तर, भोजन और उनके घोड़ों को दाना देने के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर KR कानूनगो ने बताया है कि सड़कों और सरायों की साम्राज्य की धमनियाँ कहा है उन्होंने, सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा था, क्योंकि बिहार के सहसाराम में देखोगे और झील में ऊंचे चबूतरे पर एक मकबरा बनवाया गया है, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के समन्वय के लिए बनवाया गया है। तो शेर शाह के काल में एक आंदोलन भी हुआ था, महदवी आंदोलन, ध्यान रखिएगा, ये शेर शाह के समय में ही हुआ था महदवी आंदोलन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी, जो शेर शाह के उत्तराधिकारी थे, जो शेर शाह के उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी की बात की जाए, शेर शाह के उत्तराधिकारी की, तो याद रखिएगा पहला उत्तराधिकारी था इसका इस्लाम शाह। कौन था, इस्लाम शाह, और उसने 1545 से लेकर के 1553 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि याद रखिएगा 25 मई
1545 ईस्वी को अमीरों ने जलाल खान को सुल्तान घोषित कर दिया और वो इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद बात करें फिरोज खान की। जो फिरोज खान था, फिरोज खान इस्लाम शाह का पुत्र था। किसका? ये इसका पुत्र था, इस्लाम शाह का, और इस्लाम शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी बना। इसके बाद बात करूं मोहम्मद आदिल शाह की। मोहम्मद आदिल शाह जो था वो फिरोज खान की हत्या करके मुबारिज खान ने सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की पदवी धारण करके सिंहासन पर बैठा, लेकिन वो अयोग्य और दुराचारी था। इसी कारण वह अदाली यानी कि मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने हेमू नाम के एक बनिया को अपने प्रशासन का संपूर्ण कार्यभार सौंप दिया। आदिल शाही की अयोग्यता के कारण साम्राज्य में चारों ओर विद्रोह होने लगा और उसके चचेरे भाई इब्राहिम खान ने विद्रोह करके दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। और पंजाब में शेर शाह का भतीजा था शाहजादा अहमद खान, उसने विद्रोह किया और सिकंदर शाह सूर की पदवी धारण करके 12,000 घुड़सवारों के साथ आगरा की ओर प्रस्थान किया। यानी कि दिल्ली और आगरा पर सिकंदर शाह सूर पर अधिकार हो गया और इसी समय हुमायूं ने अपनी खोई हुई सत्ता भी प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजाब की ओर प्रस्थान किया था। यानी कि सिकंदर शाह सूर जो था उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था और हुमायूं के विरुद्ध तातार खान को भेजा। तो याद रखिएगा 12 मई 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा के युद्ध में तातार खान पराजित हुआ था, मैं बता चुका था आप लोगों को। और तातार खान के पराजित होने के बाद सिकंदर शाह सूर स्वयं एक विशाल सेना के साथ हुमायूं के विरुद्ध प्रस्थान किया और 22 जून 1555 को सर हिंद नाम के स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कि सिकंदर शाह हार गया था। यानी कि इस तरीके से हुमायूं, बाबर और शेर शाह सूरी ने शासन किया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 21वां अध्याय रहेगा वो मुगल साम्राज्य का स्थिरीकरण रहेगा, जिसमें कि हम बात करेंगे अकबर से लेकर के। ठीक है, अकबर से हम उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी स्तर से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद सभी को।